बात ममता बनर्जी की धरना पॉलिटिक्स की। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में आर पार की जंग के बीच ममता बनर्जी 3 घंटे तक धरने पर बैठी रही। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ममता का यह धरना पॉलिटिक्स 3 घंटे तक चला। करीब 3 घंटे तक धरने पर बैठने के बाद ममता ने यह धरना खत्म कर दिया। ममता गांधी मूर्ति के पास अकेले ही धरने पर बैठी हुई थी, क्योंकि टीएमसी के किसी नेता को उनके साथ आने की इजाजत नहीं दी गई थी। चुनाव आयोग ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में एक दिन पहले ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे की रोक लगा दी थी। ममता ने कुछ दिन पहले एक रैली के दौरान मुस्लिम वोटर्स से वोट ना बंटने देने की अपील की थी। चुनाव आयोग की यह कार्रवाई इसी बयान पर की गई है। चुनाव आयोग इस मामले में ममता बनर्जी के जवाब से संतुष्ट नहीं था, इसलिए आयोग ने आचार संहिता तोड़ने का दोषी मानते हुए ममता बनर्जी पर यह कार्रवाई की। धरने पर अकेली बैठी ममता बनर्जी ने पेंटिंग बनाई और पेंटिंग बनाने के बाद ममता बनर्जी ने लोगों को भी इसे दिखाया और उसके बाद हाथ जोड़कर वो व्हीलचेयर पे यहां से चली गई। ममता बनर्जी के प्रचार करने पर रोक के चुनाव आयोग के फैसले पर सियासी घमासान छिड़ गया है। टीएमसी ने इस फैसले को लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया, तो शिवसेना और आरजेडी ने भी चुनाव आयोग से इस फैसले पर सवाल खड़े किए। कोई भी पार्टी किसी भी तरह से नियमों का पालन नहीं कर रही है, तो सिर्फ ममता दीदी के ऊपर ही बैन क्यों, ये सवाल लोगों के मन में उठ सकता है। ऐसे ओरिजिनल महाभारत में जो युद्ध खेला गया था उसमें भी नियमों का पालन नहीं हुआ था, सबको मालूम है। जो शिखंडी है उनके आड़ में भी युद्ध जीता था, तो पश्चिम बंगाल में ये शिखंडी कौन है जिसके आड़ में कोई युद्ध जीतना चाहता है? ये एकदम असंवैधानिक और लोकतांत्रिक फैसला चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग जो है अब भाजपा आयोग रह गई है। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए वो काम ना करके जो सत्ता दल के जो लोग हैं उसकी गुलामी कर रही है और एक बीजेपी के सेल के तरीके से चुनाव आयोग काम कर रही है। बंगाल में भड़काऊ भाषण देने वालों पर चुनाव आयोग सख्त है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के साथ ही बीजेपी नेताओं पर भी रोक लगा दी है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता राहुल सिन्हा के प्रचार पर 2 दिन की रोक लगा दी है। राहुल सिन्हा ने कहा था कि अर्धसैनिक बलों को 4 की जगह 8 लोगों को मारना चाहिए था। इसके अलावा बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को नोटिस भेजकर कल सुबह 10 बजे तक उनसे जवाब मांगा गया है। घोष पर भड़काऊ भाषण का आरोप है। दिलीप घोष ने अर्धसैनिक बलों पर जो बयान दिया था उसे चुनाव आयोग ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला बताया था। इसके अलावा चुनाव आयोग ने शुभेंदु अधिकारी को भी भड़काऊ बयान के मामले में चेतावनी दी है। शुभेंदु अधिकारी को यह चेतावनी उस बयान पर दी गई है जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी को बेगम कहा था और ममता को वोट देने का मतलब मिनी पाकिस्तान को वोट देना कहा था। तो राहुल सिन्हा के प्रचार पर 2 दिन की रोक उनके बयान को लेकर, तो वहीं दिलीप घोष को चेतावनी दी गई है, उनसे जवाब मांगा गया। कल तक उनको जवाब दाखिल करना होगा अपने भड़काऊ भाषण को लेकर, अपने बयान को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी को भी चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस दिया गया और उनके प्रचार पर रोक लगा दी गई है। काम धंधा सब बंद हो गया तो क्या करेंगे? डेली मैं देखता हूँ 100 से 150 कैंडिडेट यहाँ पे जमा हो रहे हैं, उससे क्या कोरोना पे असर नहीं पड़ेगा? महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बिगड़ने के बाद राज्य सरकार ने और सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए। राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर असलम शेख ने कहा कि अगले कुछ घंटों में राज्य सरकार कड़े कदम उठा सकती है। खबर यह है कि अगले 2 दिन में महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है। इस बात की जानकारी मंत्री असलम शेख की तरफ से, उन्होंने कहा कि कुछ ही देर में सरकार की तरफ से और कड़े कदमों का ऐलान हो सकता है। कोरोना वायरस के मामले लगातार बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसमें महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बोल दिया था कि आने वाले दिनों में कड़े कदम उठाए जाएंगे। क्या कड़े कदम उठाए जाएंगे और कब उठाए जाएंगे, इस समय और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ गार्डन मिनिस्टर असलम शेख जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल उठ रहा है कि लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा तो कब लगेगा? देखिए, शुरुआती दौर से महाविकास अघाड़ी जो है लॉकडाउन लगाने के हित में नहीं है।
इसीलिए पिछले 2 महीने से हम जो है रिस्ट्रिक्शन जो है वो कड़क करते गए। हमारी SOP और गाइडलाइंस जो है हर बार हम कड़क करते गए। हमने आखिर में आके रात में जो है वो कर्फ्यू जैसा सिस्टम कर दिया कि रात में बगैर किसी काम के 8 बजे से लेकर सुबह 6 तक कोई निकले नहीं। उसके बाद हमने वीकेंड में भी सेम उसी तरीके से जो है वो शुरू किया। दिन हो या रात हो, आपको बगैर काम के बिल्कुल नहीं निकलना, और एसेंशियल सर्विस की दुकानें हमने शुरू रखी। उसके बाद भी जो है केसेस अब कम नहीं आए। तो पिछले महीने भर की जो एक्सरसाइज थी कि हम विरोधी पक्ष नेताओं के साथ बैठे, हम व्यापारियों के साथ बैठे, हम टास्क फोर्स के साथ बैठे, हम सब के साथ बैठे, और केसेस बढ़ने के बाद भी हमने कोशिश की कि इसके ज़्यादातर जो है बिजनेसेस हम खुला रखें। लेकिन अब जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, उसको अगर ये चेन तोड़ी नहीं गई तो कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत ज़्यादा केसेस फैलने के चांसेस हैं। तो इसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि आज जो है वो मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर निर्णय लेंगे, और आज शाम तक जो है इसके ऊपर जो है एक बहुत बड़ा खुलासा आप लोगों के सामने होगा। सर, लेमैन के सामने कंफ्यूजन है कि लॉकडाउन होगा कि स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन होगा, एयरपोर्ट बंद हो जाएंगे, रेलवे ट्रेन बंद हो जाएंगे, थोड़ा सा हिंट मिला होगा एज गार्डन मिनिस्टर, क्या करने वाली है गवर्नमेंट? देखिए, पिछली जो लॉकडाउन हुआ था उसमें जो गलतियां हुई थी, क्योंकि वो सारी चीज़ों को सोच विचार के केंद्र सरकार ने नहीं की थी। इस बारी हमें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम ये ज़रूर देखेंगे कि जो एसेंशियल सर्विसेज है वो डिस्टर्ब ना हो, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। और इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों पर शिवसेना नेता संजय राउत ने बयान दिया, और वो ये कह रहे हैं कि कोरोना के बढ़ते केसों के पीछे दूसरे राज्यों से आने वाले लोग जिम्मेदार हैं। महाराष्ट्र में सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का प्रशासन, महाराष्ट्र की हेल्थ सिस्टम पूरे देश में सबसे बेहतर है, और हम सब लोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कोरोना से जो जंग है वो लड़ रहे हैं। हम जरूर जीत जाएंगे। आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी देश की सोच है। अभी कल हरिद्वार में क्या हो गया, लाखों लोग हमारे साधु संत एक साथ आ गए। नियंत्रण रखना चाहिए था। हमारे यहाँ आज हमारा नया साल है, गुड़ी पाड़वा है, मुख्यमंत्री ने नियंत्रण लगाया है। क्या हमें क्या आनंद मिलता है, सुकून मिलता है कि हमारे त्यौहार के ऊपर इस तरह से नियंत्रण लगाए? लोग भी गुस्सा करते, लेकिन हमने किया है। ये हिम्मत है सरकार में करने की। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वायरस की खौफनाक रफ्तार की वजह से राज्य पर जहां लॉकडाउन की तलवार लटक रही है, तो वहीं मजदूरों का बड़ा तबका इसी डर से एक बार फिर से अपने घर लौटने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं हालात के बीच कोरोना के नए आंकड़ों ने कुछ राहत जरूर दी है, क्योंकि रविवार की तुलना में सोमवार को नए मरीजों के जो आंकड़े दर्ज किए गए उनमें 10,000 से ज्यादा का अंतर मिला है। महाराष्ट्र में कोरोना फिर 50,000 पार। लॉकडाउन की आशंका से डरे लोग। आखिर कब थमेगा तबाही वाला वायरस? जिस महाराष्ट्र से कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, वहां वायरस अपनी रफ्तार पर बना हुआ है। लेकिन कई दिनों बाद वो घड़ी आई है जब महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ितों के आंकड़ों में कुछ कमी आई है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना की रफ्तार कैसी रही। यहां एक दिन में कोरोना के 51,751 मामले दर्ज किए गए, जबकि एक दिन में कोरोना की वजह से होने वाली मौत का आंकड़ा 258 है। खास बात यह भी है कि एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 52,312 है। कोरोना पीड़ितों का एक दिन का यही आंकड़ा रविवार को 63,294 था, जबकि रविवार को मौत का आंकड़ा 349 दर्ज किया गया था। यानी रविवार की तुलना में सोमवार को 11,543 कम केस सामने आए हैं। इसी तरह रविवार की तुलना में सोमवार को कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या 91 कम हो गई। कोरोना का हॉट स्पॉट बन चुके मुंबई शहर में भी कोरोना के नए मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस गिरावट के बावजूद मुंबई में कोरोना मरीजों की मौत की संख्या में इजाफा ही हुआ है। सोमवार को मुंबई में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 6,905 दर्ज की गई, जबकि सोमवार को कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 43 दर्ज किया गया। इसी तरह रविवार को मुंबई से आए आंकड़ों का जिक्र करें तो कोरोना के नए मरीजों की संख्या 10,030 थी। इस दौरान रविवार को 31 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई थी, जिसका मतलब ये हुआ कि सोमवार को कोरोना के नए मरीजों की संख्या रविवार की तुलना में 3,125 कम रही, जबकि मौत का आंकड़ा 31 से बढ़कर 43 हो गया। यानी रविवार की तुलना में सोमवार को 12 ज्यादा लोगों की मौत हुई। मुंबई में भले ही कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई हो, लेकिन लॉकडाउन की आशंका ने लोगों के भीतर डर पैदा कर दिया है। यही वजह है कि भारी तादाद में लोग स्टेशनों पर जमा हो गए हैं। ये सभी जल्द से जल्द अपने शहर की तरफ पलायन करना चाहते हैं। कुर्ला स्टेशन से ऐसी ही कुछ तस्वीरें आई हैं। स्टेशन के बाहर का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। ये मुंबई के लोकमान्य ट्रक टर्मिनस है और भीड़ देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और लोग अंदर जाने की कोशिश करें। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तो छोड़िए। देखिए, अगर मैं सामने रमेश को बोलूँगा, आप गेट के सामने देख रहे हैं किस तरीके से भीड़ इतनी ज़्यादा है कि पुलिस जो आरपीएफ के लोग हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? यूपी जाने का है। किस लिए वापस जा रहे हैं? वापस जा रहे थे। क्यों? अभी लॉकडाउन लगने वाला सर जी। तो टिकट कराई है आपने? टिकट नहीं कराई है, ऐसे जा रहे हैं। लेकिन ऐसे तो कोई अलाउड नहीं करा जाने के। अभी देखेंगे। आप यूपी में कहाँ? इलाहाबाद। आप? वही इलाहाबाद जाते। तो छोटे बच्चों को लेके टिकट तो है नहीं, तो कैसे जाएंगे? सर हमारे बड़े पिताजी खत्म हो गए ना, इसके मजबूरन जाना पड़ा। पलायन करने वाले लोगों में ज्यादातर लोग यूपी और बिहार के हैं। इनका दावा है कि मुंबई में कामकाज ठप होने के बाद अब इनकी रोजी रोटी पर संकट मंडराने लगा है। यही वजह है कि अब एक बार फिर ये अपने गांव लौटना चाहते हैं। काम धंधा सब बंद हो गया तो क्या करेंगे? हम लोग बेंगलोर जा रहे हैं। हम भी बेंगलोर जा रहे हैं सर। तो अभी लॉकडाउन तो लगा नहीं, तो काम पूरा बंद हो गया क्या? तो पूरा काम पूरा बंद हो गया सर। टिकट है आपके पास? हाँ टिकट है। ओके, तो ये डर क्यों रहे? अभी सरकार ने बोला कि हम मदद करेंगे सबकी। नहीं सर, कभी भी बंद हो सकता है ना, इसीलिए काम धाम नहीं चलेगा तो हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे? क्या बोल रहे हैं आप? सरकार ऐसे ही खाली बोलते रहता, मदद नहीं करते हैं। मदद नहीं करने कोई? नहीं, पहले भी ऐसे फंस गए थे और अभी फंस जाएंगे तो और बुरी तरह हो जाएगा। इसीलिए हम लोग पहले ऊँचे गए थे, क्या बोलते, ट्रक से गए थे। बहुत परेशान था, 5,000 6,000 भाड़ा लगा कर गए थे। महाराष्ट्र में वायरस के खतरे को देखते हुए रमजान को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के मुताबिक मस्जिद या खाली जगह पर इकट्ठा होकर नमाज ना पढ़ें, 5 या उससे ज्यादा लोग एक जगह जमा ना हो, बाजार में भीड़ ना करें, कोई धार्मिक यात्रा या सम्मेलन ना करें। वहीं राज्य सरकार कोरोना को लेकर लगातार माथापच्ची में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आयोजित एक बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लगाई गई। यहाँ 3 बड़े जंबो कोविड सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें 5,300 बेड का इंतजाम किया जाएगा। इन्हीं जंबो सेंटर में 200 आईसीयू बेड भी मौजूद रहेंगे। साथ ही 8.5 लाख रेमडेसिविर भी खरीदी जाएंगी। रेमडेसिविर की खरीद के लिए राज्य सरकार बाकायदा टेंडर निकालेगी। जाहिर है कोरोना पर काबू पाने की हर तरकीब सरकार बढ़ा रही है। बावजूद इसके कोरोना की लहर पूरी रफ्तार के साथ बनी हुई है। उधर दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार से सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग उठाई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर परीक्षा होती है तो इससे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट बन सकते हैं और कई बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कोरोना नियमों के पालन की भी अपील की। अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं, बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है।
बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि CBSE के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है, लेकिन CBSE के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं। लगातार दूसरा दिन है जब देश में नए कोरोना मरीजों की संख्या ने 1,60,000 के आंकड़े को क्रॉस कर लिया है। ये चुनौती किस कदर विकराल होती जा रही है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि अमेरिका, तुर्की और ब्राजील को भी नए मरीजों के मामले में भारत ने पीछे छोड़ दिया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से प्रवासी मजदूरों के बच्चों का आंकड़ा और उनकी स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। बेहिसाब चुनौतियां, बेहिसाब दुश्वारियां, ये कोरोना काल की ऐसी घड़ी है जहां देश के कोने कोने से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। वायरस की तेज चाल देश के कदम रोक देने पर आमादा है। लगातार दूसरा दिन है जब कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 1,60,000 को पार कर गया है। एक दिन में कोरोना के कुल 1,61,736 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि एक दिन में इस महामारी की वजह से 879 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 97,168 मरीज ठीक भी हुए हैं। सोमवार को आए आंकड़े भले ही रविवार को आए आंकड़ों से कम हैं, लेकिन ये आंकड़े अलार्म हैं कि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटने की पूरी संभावना है, क्योंकि एक दिन में आए भारत के इन आंकड़ों ने अमेरिका, तुर्की और ब्राजील जैसे देशों को नए मरीजों के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, कुल एक्टिव मरीजों की तादाद के मामले में भी भारत ने ब्राजील को पछाड़ रखा है। यानी अमेरिका के बाद भारत ही वो देश है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा सक्रिय मरीज हैं। प्रॉबेबली ये म्यूटेंट स्ट्रेन है जो ज़्यादा रैपिडली स्प्रेड करता है। प्रॉबेबली यूके स्ट्रेन या जो इंडिया में डबल म्यूटेंट स्ट्रेन कह रहे हैं उसका भी स्प्रेड, जो पाया गया है कि इन्फेक्शन ज़्यादा कॉज करती है। डेथ्स कम होते हैं पर 100 या 1000 पेशेंट्स, बट इन्फेक्शन ज़्यादा रैपिडली फैलती है। वो वाला स्ट्रेन म्यूटेंट स्ट्रेन भी है। सो ये सारी चीज़ें इस सिचुएशन को काफ़ी डिफ़िकल्ट बना रही है। कोरोना वायरस की प्रचंड लहर का सामना करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ ही वो राज्य है जहां कोरोना से रोजाना डराने वाली तस्वीरें और आंकड़े सामने आ रहे हैं। यहां एक दिन में कोरोना के 13,576 मामले दर्ज किए गए हैं। एक दिन में छत्तीसगढ़ में 132 लोगों की मौत हुई है। खतरा यहां इसलिए भी ज्यादा बड़ा है क्योंकि रोजाना 30% की दर से मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना की इसी भयावह रफ्तार के चलते छत्तीसगढ़ में कई पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। यहां के 14 जिलों में पहले ही पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है। दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। अगर RT-PCR रिपोर्ट नहीं है तो क्वारंटीन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी कोरोना नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। यहां एक दिन में कोरोना के 6,489 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि एक ही दिन में 37 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, यहां पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 17% तक पहुंच गया है। यहां सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन की सप्लाई को माना जा रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि हालात से निपटने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन बड़ी चुनौती है। जैसा आपने बताया कि संक्रमण भयावह स्थिति में है, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, समस्या बहुत विकराल है, पर हम हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। जैसे आज हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसकी आपूर्ति है, परंतु बड़ी समस्या है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होना, ऑक्सीजन आना, उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना, हम पूरी तरह से इसको व्यवस्थित कर रहे हैं। उधर
देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का ग्राफ 7वें आसमान पर है। यहाँ चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार से सीबीएसई परीक्षा रद्द करने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि अगर परीक्षा होती है तो कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट बन सकते हैं और कई बच्चे इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं। अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। लेकिन सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं।